शायद रुपए और अदालत के कागजात बैंक में छिन जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर कागजात तो कम से कम मांग लाएं, फिर ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। वे डर गए होंगे, उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनके शरीर उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक उन पर काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया हो कि वे एक चीज़ पर देर तक सोच ही नहीं पा रहे हों और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए नए झटकों के वश में आकर इधर से उधर चल पड़ते रहे होंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक स्थायी बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भले ही बहुत क्षीण और बहुत धुंधली बात जरूर रही होगी। पिताजी लगभग 1:15 शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। थाना शहर की बाहरी छोर पर था, सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास। आश्चर्य यह है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत भी है। अगर पिताजी चाहते तो यहाँ से पैदल ही 10 मिनट में अदालत पहुँच सकते थे। समझ में यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुँचे थे तो क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी। उनके पास कागजात तो रहे नहीं। थाने के एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे। वह घर से लाए गए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते और इसी उलझन में वे कि क्या करें, तभी पिताजी वहां आए। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उनके टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। उसने आवाज़ दी, लेकिन पिताजी तब तक एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। एसएचओ ने कहा कि करेले की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। 13 साल के विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नापसंद हैं। इतनी नापसंद कि वे उन चीज़ों से घृणा करते हैं। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी, उसकी बहुत तेज गंध उठ रही थी। एसएचओ ने पूछा, क्या बात है? जो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। एसएचओ ने राघवेंद्र सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो वे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिता लेते, बाहर ना जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया है। इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज़ दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की और उसने देखा था कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला होंठ कटा हुआ था। ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोच के निशान थे। कुहनियाँ छिली हुई थीं। वे कहीं न कहीं गिरे जरूर थे। यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:10 पर जब वे शहर आए और मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी तक नहीं पिया। इससे जानना मुश्किल है, लेकिन संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वे प्यासे हों। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुँचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमज़ोर सा अंधेरे में डूबा हुआ यह ख्याल भी रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछ लें, उस ट्रैक्टर का पता पूछे या फिर अपने रुपए और अदालती कागजात छिन जाने की रिपोर्ट वहां लिखवा दें। यह सोचने के करीब
यह सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला था। उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं न कहीं उनके नशे की नींद में बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा होगा कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश भी करते रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घिसटते हुए देखा गया। यह कॉलोनी सरफारा के जौहरियों पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कवि भी वहाँ रहते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जांघिया बचा था, जिसका नाड़ा शायद टूटा गया। वे उसे अपना बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहां देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा कि बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगते थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बतलाया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था। दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वार्थ प्रसाद एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम। वकीली कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वह चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सरफारा की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है यह कोई बदमाश हो, नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लग गए। पिताजी बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, मैं राम स्वराज प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनर्वा टॉकीज़ के पास वाला चौराहा, जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसे इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 30-32 किलोमीटर दूरी तक भटक चुके। यह जगह ऐसी है जो एक ही दिशा में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते थे। जहाँ तक सरफार की पत्नी और साली पर उनके हमले करने की बात थी, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अपना अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या वकीली जाने वाली सड़क के बारे में। उस एक पल के लिए पिताजी को होश ज़रूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपना इतना करीब देखकर वे औरतें डरकर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी और जिसका खून रिस कर उनकी आंख पर आने लगा था, वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढेले मार रहे थे। वह जगह इतवारी कॉलोनी में बहुत दूर नहीं है। जिस तरह पिताजी को सबसे ज़्यादा चोटें लगी, नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने खाली जगह पर पिताजी घिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उनमें से कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्ता का कहना था कि पिताजी ने गलती यह की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर डेले मारना शुरू कर दिया था। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा डेला 7-8 साल के लड़के की विकी अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टाँके भी लगे थे। सत्ते का कहना था कि इसके बाद झुंड ज़्यादा खतरनाक हो गया। वह हल्ला मचा रहे थे और चारों तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी ने जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफ़ेद बाल दिख रहे थे। पेट पिचका हुआ था। वे धूल और मिट्टी में लिथड़े हुए थे।
सिर के सफ़ेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंखों के ऊपर से और निचले होंठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख रसखू का इंसान है और नसीब के फेरे में इसकी यह हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरी का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां देकर डेले मारने लगते थे। आओ ससुरो आओ, एक एक को मार डालूंगा। लेकिन मुझे यह संदेह है कि पिताजी ने ऐसी गाली दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कि इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो हो रहा है वह वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को यह सारी घटनाएं ऊल जुलूल उटपटंग और बेमतलब लगी होंगी। वे इस सब पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह सब क्या बकवास है। वे तो गांव से शहर आए ही नहीं हैं। उन्हें किसी तिरिच ने नहीं काटा है, बल्कि तिरिच तो होता ही नहीं है, एक मनगढ़ंत और अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यास्पद है। वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा। उन्हें अदालत जाने की क्या ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि सुरंग जैसा लंबा सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसा मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थीं। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ हो रहा है वह सब झूठ है और अवास्तविक है। इसलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश भी करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगते हैं या शायद गालियाँ बकने लगते थे, तो इसी कठिन कोशिश में कि वे उस आवाज़ के सहारे उस दो सपने से बाहर निकल जाएं। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम ने जैसा बताया था कि उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपटी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था। सत्य का तो कहना था कि इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती हैं कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वे जागे होंगे सब ठीक हो जाएगा। आँख खुलते ही आंगन में बुहारती माँ नजर आ जाएंगी, नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गोरैयों का झुंड हो सकता है। उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबो-गरीबो सपने पर हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी डेले मारने शुरू कर दिए थे, तो इसके पीछे पहली वजह तो यही होगी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं लगेगी। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मार के वे उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार करते रहे होंगे कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएंगे, उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दो सपने के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविकता संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका ज़ोर ज़ोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने से जाग पाने में सफल नहीं हो पाए, तब भी कोई भी आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना तो यह थी कि हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजर रहे थे। वे रिक्शे पर थे। उन्हें अगले चौराहे से बस लेकर गांव लौटना था। उन्होंने उस ढाबे के सामने इकट्ठी भीड़ को भी देखा। उन्हें यह पता भी चल गया कि वहाँ पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहाँ जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था। उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित कंधई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव वाले, यह आखिरी बस थी।
गांव जाने वाली ये आखिरी बस थी। अगर उस बस में आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौना घंटा लेट रहा करती थी, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर आई थी। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर-बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं। ईंट का एक बड़ा सा डेला उनकी कनपटी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। सिर में भी चोटें लगी थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है यह मर गया। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम सिंह ने सत्य से कहा कि वह उनके मुंह में पानी के छींटे मारकर देखेगी। अगर वह सिर्फ बेहोश है तो हो सकता है कि उठ जाएगा। लेकिन सत्य पुलिस की वजह से डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ी गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे। तब तक पुलिस नहीं आई। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में फंसना न पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइंस की सड़कें की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकान में से एक मोची गनसेवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। उस समय तक उनके शरीर में चड्डी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौपाइयों की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिक और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह पर चोटें थी। गनसेवा हमारे गांव के तालाब के पास टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचानने का चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आ रहा था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहाँ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गनसेवा की गुमटी के भीतर जाकर झांका तो गुमटी के अंदर ही उनके सबसे अंतर कोने में टूटे फूटे जूते, चमड़ों के टुकड़े, रबर और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थीं। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाज़ें भी लगाईं, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वार प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा, फिर चुप हो गए। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिच ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? पिताजी का शव शहर के मुर्दाघर में पुलिस ने रखवा दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर हुआ था। दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूट चुका था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता था कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं। हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हो कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने में जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा। फिर ये दातून लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुःस्वप्न को वे भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता है। वह यह है कि मैं खेतों की मेड़ गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल के पास पहुँच गया हूँ। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूँ। वह भूरी चट्टान वहाँ उसी जगह
है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहासा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, ज़ोर ज़ोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थाने भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं है, बल्कि दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले फटे और चिथड़े जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियाँ निकली हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं वकीली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है। घंटियाँ बजने लगती हैं, हज़ारों हज़ारों घंटियाँ। मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूलने लगते हैं। मैं पास पास कदम रखकर अचानक ही लंबी सांसें छलांगे लगाता हूँ। उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुँचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन्न कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती हैं और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ। मेरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सपना है और अभी आंखें खुलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती हैं, मेरा माथा सहलाकर मुझे रज़ाई से ढाँप देती हैं और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता।